एवरीवन, ये है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का हमारा सेकेंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, यानी कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस नेसेसरी है और कौन कौन से ग्राउंड्स पे आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। सबसे पहला है मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। सेकेंड है मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ लोकसभा एंड 30 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ राज्यसभा, यानी 30 साल की उम्र पूरा होना ज़रूरी है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए, और लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 की उम्र होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है एडिशनल क्वालिफिकेशन में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि संसद समय समय पर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए समय समय पर वो टर्म्स एंड कंडीशंस बदल सकती है। और टर्म्स एंड कंडीशंस मोटे मोटे तौर पर किधर आती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसे हम कहते हैं आरपीए। तो 1951 में ये एक्ट आया था। आरपीए में डिटेल में लिखा गया है कि क्या क्या ज़रूरतें पूरी करनी होगी। आरपीए से ही ये कंडीशन आई थी कि आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर कराना होगा। अगर आप वोटर हो तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। तो ये वाली जो कंडीशन थी ये आरपीए से आई थी। अब हम जानते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या ग्राउंड्स है। अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है कि दो अलग अलग जगह से आप भारत सरकार से फ़ायदा न ले रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते आपकी एमएलए भी हो और साथ में एमपी भी बन गए। जिस दिन आप एमपी बनते हो आपको एमएलए की सदस्यता छोड़नी होगी। वैसे ही अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो वो एमएलए या एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो सरकार के अंदर ऑलरेडी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है। और अभी आरपीए क्या कहता है कि जो लोकसभा के स्पीकर ने कह दिया है वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि अगर किसी बंदे को कोर्ट ने अनफिट डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर है ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलेंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट और इज अंडर एक्नॉलेजमेंट फॉर एलिजियंस और एडरेंस टू अ फॉरेन पावर, यानी कि आप भारत के नागरिक रहते हुए राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बने थे और फिर आपने भारत की नागरिकता छोड़ दी और किसी और देश के नागरिक बन गए। फिर है ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी अगर भविष्य में भी संसद कोई कानून बनाता है जिसे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है तो वो भी फ्यूचर में मान्य रहेगा। यहाँ पे ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अभी हमने पढ़ा था अगर कोई व्यक्ति दो तरीके से दो जगहों से सरकार का लाभ उठा रहा हो तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अनसाउंड माइंड, अगर उन्हें कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर दे अनफिट तो उस बेसिस पे। फिर इंसॉल्वेंट, ये हमने मिस कर दिया। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया घोषित कर देना, यानी वो व्यक्ति जो है उसने अपना दिवालिया घोषित कर दिया है, यानी उसकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। फिर नॉट अ सिटीजन, किसी और जगह की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता ले ली। फिर डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ। In dispute regarding qualification, the President's decision in accordance with the opinion of Election Commission is final. यानी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है क्वालिफिकेशन को लेके तो उसमें जो हमारे राष्ट्रपति है उनका डिसीजन जो होगा फाइनल होगा, लेकिन वो डिसीजन किसके ओपिनियन पे लेंगे, किसकी सलाह पे लेंगे, इलेक्शन कमीशन की सलाह पे, और उसी को फाइनल माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है द हाउस कैन डिक्लेयर अ सीट वेकेंट इफ द मेंबर एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल मीटिंग्स ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलएज है, वो एब्सेंट रहते हैं, लेकिन 60 डेज के ऊपर अगर वो एब्सेंट होंगे तो उनका जो सीट है उसको वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं कि 60 डेज से तो ज़्यादा ही लोग वेकेंट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर जब एमपी थे तब वो कितने कितने टाइम तक आते ही नहीं थे, उनकी अटेंडेंस कितनी कम थी, लेकिन उनको फिर भी
वेकेंट तो करने का नहीं बोला उनकी सीट। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने ऑलरेडी परमिशन ले ली थी, वो चिट्ठी लिख के भेज देते थे अपने स्पीकर को, और उस अकॉर्डिंग तो उन्होंने एक परमिशन ले ली थी इन शॉर्ट। होप आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया या उससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।